Hello everyone, welcome to our channel Excellence Learning Pathway. In this video, we are going to be doing class 10 Social Science Readiness Assessment. The question number 1 and 2 are based on this paragraph. इस पैराग्राफ में हमें बता रखा है कि जो आइडिया है पावर शेयरिंग का वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने के लिए, जिसमें कि किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन या फिर एक इंडिविजुअल ग्रुप के पास सारी पावर नहीं होती है। वो पावर डिफरेंट ग्रुप्स एंड डिफरेंट तरीके से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिससे कि सोसाइटी में रह रहे हर एक इंडिविजुअल के हमें व्यूज़ पता चलते हैं, हर एक ग्रुप के व्यूज़ पता चलते हैं एंड गवर्नमेंट इससे एक बेटर डिसीजंस बना सकती है, पॉलिसीज़ बना सकती है जो कि उस सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल रहेगी। सो क्वेश्चन नंबर 1 says, according to the paragraph, what is the fundamental principle of the democracy? So here we can see one basic principle of democracy, fundamental and basic principle of democracy is that people are the source of all political power, which is option number B, the belief that people are the source of all political power. Now come to question number 2. Based on the paragraph, explain two signs that indicate a government इज़ ट्रूली डेमोक्रेटिक। दो साइन बताने हैं जो कि बताते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो ट्रूली डेमोक्रेटिक है और जो पावर है उसको लोगों में शेयर करती है। सो इन दीज वी आर हैविंग 2 पॉइंट्स। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो है हर इंडिविजुअल ग्रुप के व्यूज़ देखे जाते हैं, जिससे कि एक बेटर पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बेटर पॉलिसीज़ बना सकती है एंड गिव राइज टू एवरीवन्स वॉइस इन शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़। एंड सेकेंड पॉइंट हो जाएगा, इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यूज़ दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। हर एक व्यू, हर एक पॉइंट को इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगी, हर एक पॉइंट पे ध्यान दिया जाएगा इफ़ इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। So this was question number 1 and 2. Now come to next paragraph on which question number 3 and 4 are based. पैराग्राफ पे हमें बता रखा है कि डेमोक्रेसी के अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी, बिकॉज हमारे पास जो सोसाइटीज़ हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। सो उस सोसाइटी में रह रहे लोगों के जो पॉइंट्स हैं उनको गवर्नमेंट तक पहुंचाना, उनकी जो नीड्स हैं, इश्यूज हैं, वो गवर्नमेंट तक पहुंचाना सोसाइटी के, वो रिप्रेजेंटेटिव का काम होता है। और ये एक गवर्नमेंट को बेटर डेमोक्रेटिक तरीके से दिखाते हैं। बिकॉज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन गवर्नमेंट डिबेट्स होती हैं ऑन द इश्यूज टॉपिक्स ऑफ सोसाइटी। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज द पैसेज asserts that political parties are a necessary condition for democracy। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो डेमोक्रेसी के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है। कारण क्या है? रिमूव द नीड फॉर इलेक्शंस बाय, देखो इलेक्शंस को रिमूव करके एक बेटर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं बन सकती, दिस इज़ द रॉन्ग ऑप्शन। मोनोपोली, सिर्फ एक पर्सन रूल करे एंड बाकी सबके व्यूज़ को एक्सक्लूड कर दिया जाए, तो इससे भी एक डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं बनेगी, गवर्नमेंट नहीं बनेगी। रिप्लेस रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट विद डायरेक्ट पब्लिक रूल। हमने इस पैराग्राफ में पढ़ाई है कि जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है बेटर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए, पब्लिक पॉलिसीज़ को इन्हेंस करने के लिए। सो दिस इज़ ऑल्सो द रॉन्ग ऑप्शन। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो डेमोक्रेसी में एक नेसेसरी कंडीशन का रोल प्ले करती है बिकॉज इट सपोर्ट द गवर्नमेंट एक्शन थ्रू पॉलिसी डिबेट एंड ऑपोजिशन। जो पार्टीज़ हैं वो रूलिंग पार्टी को अपोज करती हैं बाय टेलिंग देयर फॉल्ट्स एट्सेट्रा। ऑप्शन ए इज आर राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज एनालाइज द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन बिल्डिंग अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या रोल प्ले करती हैं? सो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पॉलिसीज़ बनाती हैं, गवर्न करती है, जिससे कि एक बेटर सोसाइटी बन सके, ये डेवलप करती हैं, इम्प्लीमेंट करती हैं पॉलिसीज़ को। देन लीडरशिप एंड स्टेबिलिटी, इसके अंदर जो लीडर्स होते हैं उन्हें नॉमिनेट किया जाता है एंड एक कंटिन्यूटी रहती है। सो दिस दैट्स वाई दिस इज़ अ स्टेबल
form. Accountability. इसके in this opposition checks government actions, the ruling government which is taking actions. तो जो opposition party है वो oppose करती है उनके actions को. And by encouraging voting, जो public engagement है वो भी रहती है. अब question number 5 है, regular communication and coordination between central and state in a federal system is maintained through. एक फेडरल सिस्टम में जो सेंटर है और स्टेट गवर्नमेंट है, इनकी रेगुलर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन किस तरीके से मेंटेन होती है. सो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं हमें. लेटरल डिसीजंस मेड सॉलिली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारे डिसीजंस ले रहे, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन अ फेडरल स्ट्रक्चर. रेगुलर इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन एंड काउंसिल्स, थोड़े थोड़े टाइम पे एक रेगुलर इंटरवल पे इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस होने चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए, जिससे कि जो मतलब मीटिंग होनी चाहिए बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, जिससे कि वो एक बेटर डिसीजंस डेवलप कर सकें. सो ऑप्शन बी इज़ आर राइट आंसर. डायरेक्ट ऑर्डर्स विदाउट एनी डिस्कशन, किसी भी डिस्कशन के बगैर सीधा ऑर्डर पास करना, so this is wrong. And informal gathering at local level, सिर्फ local level पे डिस्कस करके कोई भी डिसीजंस नहीं बन सकते हैं. So option number B is our right answer. So question number 6 is, to what extent do you agree that decentralization of power is necessary for a real democracy? किस पॉइंट से हम एग्री करते हैं कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है पावर की वो रियल डेमोक्रेसी के लिए नेसेसरी है. Explain your viewpoint by providing 2 reasons. 2 reasons बताने हैं to support your argument कि तुम एग्री करते हो इस पॉइंट से या फिर एग्री नहीं करते हो. So yes, we agree about this because जो decentralization of power है वो इंश्योर करती है ब्रॉडर पार्टिसिपेशन और एंड मोर इफेक्टिव गवर्नेंस. किस तरीके से? बिकॉज इट प्रोवाइड वाइडर पार्टिसिपेशन. वाइडर पार्टिसिपेशन किस तरीके से? क्योंकि जो पावर की डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है वो अलाउ करती है लोगों को टू बी इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग एट लोकल लेवल्स. लोकल लेवल पे उनको डिसीजन मेकिंग के लिए इन्वॉल्व करती है. इससे क्या होता है कि ये एक गवर्नमेंट को ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव एंड रिस्पॉन्सिव बना देते हैं टूवर्ड्स द नीड ऑफ द पॉपुलेशन. इससे जो सोसाइटी की नीड्स है उसकी तरफ गवर्नमेंट का और ज़्यादा ध्यान जाता है. ये फर्स्ट पॉइंट हो गया वाइडर पार्टिसिपेशन. एंड देन आप सेकेंड पॉइंट डाल सकते हैं इफेक्टिव गवर्नेंस. अब इफेक्टिव गवर्नेंस किस तरीके से? बिकॉज जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है इसमें पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लीड करता है बेटर डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज. जो पब्लिक की नीड्स हैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हम 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं. फर्स्ट, एक वाइडर पार्टिसिपेशन करती है एंड एक इफेक्टिव गवर्नेंस बनाती है. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7. इस क्वेश्चन में हमें एक कार्टून इमेज दिखा रखी है और हमें इसमें सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बतानी है एंड बताना है कि इस कार्टून इमेज से क्या मैसेज कन्वे किया जा रहा है. तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कुछ लोग हैं जो कि एक भीड़ को रिसोर्सेज दे रहे हैं. ठीक है, इसको हम कुछ रिसोर्स फूड लेके चल सकते हैं पर हम रिसोर्स लेके चल रहे हैं. सो हमें गवर्नमेंट से रिलेट करना है. तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो पावर है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं. एंड जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, जो वीक गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको इस इमेज में वीक दिखा रखा है. एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है. सबके पास उनकी खुद की पावर है बट जो एपेक्स लेवल पे है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है जो हर एक गवर्नमेंट को लीड कर रही है. सो ये मैसेज हमारी ये इमेज कन्वे कर रही है. नेक्स्ट, अगेन वी आर हैविंग अ पैराग्राफ ऑन विच क्वेश्चन नंबर 8 and 9 फॉलोड.
सो इन दिस पैराग्राफ हमें बता रखा है कि जो प्लांटेशन है वो एक तरीके की कमर्शियल फार्मिंग है। इस फार्मिंग में एक सिंगल क्रॉप को एक लार्ज एरिया पर उगाया जाता है। सो दिस प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। जो प्लांटेशन है वो लार्ज ट्रेट्स ऑफ लैंड कवर करती है एंड यूज कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स with the help of migrant laborers. All the produce is used as raw material in respective industries. जो industries in India, tea, coffee, rubber, sugar cane, banana, etc. are important plantation crops. Assam and North Bengal में tea, कर्नाटका में coffee, and some of the important plantation crops are grown in these states. Since the production is mainly for market, जो प्लांटेशन क्रॉप होती है वो इंडस्ट्रीज़ एंड मार्केट दोनों प्ले करती है। इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल के तरीके से, और जो मार्केट है वहाँ पर भी ये लार्ज लेवल में प्रोडक्शन होता है प्लांटेशन क्रॉप्स का। सो इसीलिए एक डेवलप्ड नेटवर्क होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन का एंड कम्युनिकेशन का बिटवीन द मार्केट। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मार्केट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ plantations. So this was our overall paragraph. So let's come to the questions. Question number 8 है plantation farming is classified as a type of, हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था, this is a type of commercial farming. So option C is the right answer. Now question number 9, define plantation farming in your own words. plantation farming को आपको define करना है सबसे पहले। तो जो प्लांटेशन फार्मिंग है ये एक लार्ज स्केल फार्मिंग है जहाँ पर एक सिंगल क्रॉप को उगाया जाता है एक लार्ज स्केल पे, जैसे कि टी, कॉफ़ी, रबर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, देन इन्होंने पूछा है ऑल्सो एक्सप्लेन सिंपली व्हाई अ गुड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांटेशन फार्मिंग। अब एक गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क क्यों इम्पॉर्टेंट है फॉर द प्लांटेशन फार्मिंग? बिकॉज हमें पता है जो प्लांटेशन फार्मिंग है ये मार्केट एंड इंडस्ट्रीज़ दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंड इट इंश्योर्स क्विक मूवमेंट ऑफ क्रॉप्स। जो एक क्रॉप है इनकी क्विक मूवमेंट होनी ज़रूरी है टू द मार्केट्स एंड फैक्ट्रीज एज अ रॉ मटीरियल। ठीक है, ये तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक क्विक मूवमेंट होनी चाहिए इन क्रॉप्स की। नाउ कम्युनिकेशन नेटवर्क क्यों इंपॉर्टेंट होना चाहिए? बिकॉज कम्युनिकेशन नेटवर्क से ही हम ट्रैक कर सकते हैं प्राइसेस एंड वेदर पर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज एक्सप्रेस द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है अबाउट जो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ा है इंडिया के ऊपर। इट हैज़ क्रिएटेड न्यूमरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन द सर्विस सेक्टर। सो येस, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं। ऑप्शन नंबर ए इज आर करेक्ट आंसर। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज़ एग्जामिन द स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट दे रखी है हमें एंड हमें उसके सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करना है। सो स्टेटमेंट है हमारी, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर बट मूव हैंड इन हैंड। जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं हैं, ये साथ साथ मूव हैंड इन हैंड, ये साथ साथ चलते हैं एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो इस पे आपको पॉइंट्स देने हैं। ठीक है, देखो जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ को, जो एग्रीकल्चर है वो इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है फॉर इंडस्ट्रीज़ एंड एक मार्केट क्रिएट करता है। एंड जो इंडस्ट्री है वो एग्रीकल्चर के लिए क्या करती है, वो जो रॉ मटेरियल होता है उसकी प्रोसेसिंग करती है, फार्म इक्विपमेंट्स बनाता है जिससे कि जो फार्मर है यूज़ करता है इन इट्स एग्रीकल्चर टू हार्वेस्ट द क्रॉप्स। ठीक है, एंड इट डू फूड प्रोसेसिंग। ये जो एग्रीकल्चर है वो इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है और जो इंडस्ट्री है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। ये एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक दूसरे से अलग नहीं है, ये साथ साथ चलेंगे। अगर एग्रीकल्चर मान लो कोई रॉ मटेरियल इंडस्ट्री को नहीं मिला, ये इंडस्ट्री के लिए भी मुश्किल हो जाएगा टू रन इटसेल्फ। एंड अगर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो रॉ मटेरियल्स नहीं ले रही हैं
तो एग्रीकल्चर जो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ है फॉर द फार्मर्स, ठीक है, उस पर इम्पैक्ट डालेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, एक्सप्लेन द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय स्मॉल स्केल फार्मर्स। मेजर चैलेंजेस बताने हैं जो स्मॉल स्केल फार्मर्स फेस करते हैं। स्मॉल स्केल फार्मर्स मतलब जिनके पास लैंड कम होता है। हाउ डू दीज चैलेंजेस अफेक्ट देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड ओवरऑल लाइवलीहुड, और ये अफेक्ट किस तरीके, चैलेंजेस उनके लाइवलीहुड को अफेक्ट किस तरीके से कर रहे हैं। तो चैलेंजेस क्या होगा, जैसे उनके पास लिमिटेड फाइनेंस है, मीन्स जो सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं या फिर इक्विपमेंट्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं एग्रीकल्चर में, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा हो सकता है क्लाइमेट चेंज के कारण, जैसे कि अनप्रडिक्टेबल वेदर है, ड्रॉट्स आ जाएं, ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, उनकी जो फार्म है उसको अफेक्ट करेगी। एंड दे स्ट्रगल विद लो प्राइसेस इन द मार्केट एक्सेस, और जो टेक्नोलॉजी गैप रह जाता है स्मॉल स्केल फार्मर्स एंड अदर फार्मर्स के बीच में, कि यही है कि इनके पास एक लिमिटेड एक्सेस होती है मॉडर्न फार्मिंग के लिए, बिकॉज इनके पास जो पैसे होते हैं वो बहुत लो अमाउंट में होते हैं। एंड इन सारी चीज़ों के कारण जिनकी प्रोडक्टिविटी होती है वो कम होती है, इनमें इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ कम होती है, एंड ये अफेक्ट कर सकता है कि बहुत सारे रॉन्ग डिसीजंस लेने के लिए फॉर द फार्मर्स। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। द वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी ऑफ the latest models of various products is primarily due to, हम लोगों को वाइड स्प्रेड जो मॉडल्स हैं, लाइक कोई यूरोप में कोई नया मॉडल निकला, कोई भी इक्विपमेंट निकला, तो वो हम तक कैसे पहुंच रहा है, ठीक है। हम इसका एक रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, बिकॉज इसमें आइडियाज़, गुड्स, रिलीजन्स, कल्चर्स, लैंग्वेजेस, ये सारी चीज़ें जो ग्लोबलाइजेशन में ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो यही कारण है कि हमें उस चीज़ की अवेलेबिलिटी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। सो दिस क्वेश्चन सेज डिस्क्राइब सम नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स बताने हैं ग्लोबलाइजेशन के। आइडेंटिफाई एटलीस्ट दो की प्रॉब्लम्स कम से कम बतानी है। इट क्रिएट्स एंड प्रोवाइड एन एग्जाम्पल ऑफ ईच, और उन दोनों प्रॉब्लम के एग्जाम्पल भी देने हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आप ऐसे दे सकते हो कि जब यूरोप ने अमेरिका को कॉलोनाइज करा था, उन्होंने क्या ट्रिक यूज़ करी थी, उन्होंने स्मॉल पॉक्स के जर्म्स को अमेरिका में छोड़ा था, जिसके कारण वो कॉलोनाइज कर पाए, ठीक है। तो देखो, यूरोप से अमेरिका तक ग्लोबलाइजेशन हुई किस चीज़ की, जर्म्स की, ठीक है, ट्रेवल करा उन जर्म्स ने। तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कि कोई भी डिजीज़ या जर्म्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रेवल करते हैं एंड कॉज प्रॉब्लम टू दैट कंट्री। एक एग्जांपल तो ये हो गया। दूसरा एग्जांपल आप दे सकते हैं कि जो रिच कंट्रीज़ हैं वो कंट्रीज़ दूसरी कंट्रीज़ में से लो प्राइस पे लेबर्स लेती है। जैसे कि एक एग्जांपल है बांग्लादेश का। बांग्लादेश में जो लेबर्स हैं वो वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत कम पैसे कमा रहे हैं, एंड जो सारा बेनिफिट हो रहा है वो मल्टीनेशनल कंपनीज को हो रहा है। इस तरीके से प्रॉब्लम एंड देन इट्स एग्जांपल आपको देने हैं। प्रॉब्लम फर्स्ट में क्या हो गई, डिजीज, वायरसेस, ये चीज़ें ट्रेवल करती हैं। इन सेकेंड कि लो प्राइसेस में लेबर लेते हैं दूसरी कंट्रीज से रिच कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, इन्वेस्टिगेट द की फैक्टर्स दैट हैव इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री। जो रेलवे नेटवर्क है कंट्री इंडिया में, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो किस की फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड है। सो वो इस ऑप्शंस में से आपको देख के बताना है। ओनली फिजियोग्राफिक फैक्टर्स, सो यस, फिजियोग्राफिक फैक्टर्स के कारण। ओनली इकोनॉमिक फैक्टर, सो इकोनॉमिक फैक्टर के लिए भी है। ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर के लिए भी है। फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। वैसे तो सारे ही करेक्ट आंसर हैं, बट इसमें ये तीनों ऑप्शंस हैं एंड ये तीनों ऑप्शंस सही हैं, डेट्स वाई हम ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे।
नाउ ऑन दिस पैराग्राफ हमारे क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 बेस्ड हैं। तो पूरा पैराग्राफ सिल्क रूट के ऊपर है। द सिल्क रूट आर गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चर लिंक्स बिटवीन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। The name Silk Route point the importance of westbound Chinese like cargoes along this route. Historians have identified several silk routes over land and by sea, knitting together vast region of Asia and linking Asia with Europe, Northern Africa. They are known to have existed since before the Christian era and thrived almost till the 15th century. But Chinese pottery also traveled the same route as did textiles and spices from India and Southeast Asia. In return, precious metals, gold and silver, flowed from Europe to Asia. So let's come to the questions. तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कहता है इवेलुएट द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिल्क रूट ऑफ फॉर ग्लोबल ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज इन प्री मॉडर्न टाइम्स। क्या सिग्निफिकेंस थी सिल्क रूट की प्री मॉडर्न टाइम में फॉर ग्लोबल ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज। अब इनमें से विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट देयर रोल वो बताना है। दे वर यूज्ड ओनली टू ट्रांसपोर्ट चाइनीज सिल्क टू यूरोप, तो नहीं, चाइनीज सिल्क यूरोप जाती थी, इंडिया आती थी, बट ये रूट सिर्फ चाइनीज सिल्क के लिए ही नहीं था। इससे स्पाइसेस, टेक्सटाइल, गोल्ड, मेटल्स, ये सारी चीज़ें भी ट्रांसपोर्ट होती थी। दे वर a network of land and sea route that enabled the two-way exchange of many goods such as silk, pottery, textiles, spices, and also facilitated the movement of precious metals linking Asia, Europe, and Northern Africa. So option B is our right answer. So let's go on next question. Analyze how the Silk Route connected different regions and facilitated the exchange of goods and ideas. किस तरीके से जो सिल्क रूट है इसने डिफरेंट रीजन्स को कनेक्ट करा एंड फैसिलिटेट किया एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड आइडियाज़ को। तो देखो जो ये ट्रेड थी ये इसका इम्पेक्ट था कि इसने चाइना, इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इन सबको कनेक्ट करा, ठीक है। और इससे क्या हुई, इकोनॉमी बूस्ट हुई। गुड्स जैसे कि सिल्क, स्पाइसेस, टेक्सटाइल, सिल्वर, गोल्ड, ये सारी गुड्स जो थे वो ट्रांसपोर्ट करते थे फ्रॉम दिस रूट। कल्चरल एक्सचेंज कैसे हुआ, जो बुद्धिज़्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, ये सारे इसी रूट से ट्रेवल करा था। इफेक्ट क्या हुआ, फ्यूजन ऑफ ट्रेडिशंस एंड आइडियाज़। और जो ये रूट है इसके कारण मेडिकल नॉलेज, एस्ट्रोनॉमी, पेपर मेकिंग, मैथ्स, इन सारे टॉपिक्स जैसी चीज़ें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेवल हुई, ट्रांसपोर्ट हुई। क्वेश्चन नंबर 18 इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन ऑन द ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे जो एग्रीकल्चर में ओवर प्रोडक्शन हुआ था उसका इम्पैक्ट बताना है। सो इट कॉज्ड अ सरप्लस लीडिंग टू फॉलिंग प्राइसेस एंड रिड्यूस फार्मर इनकम्स विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इकोनॉमिक डाउनटर्न। Question number 19. Have you ever bought a product because of its advertisement? Describe what you linked in the ad that made you decide to purchase that product. इसमें आपको खुद का बताना है नेट कि क्या कभी तुमने किसी भी एडवर्टीज़मेंट को देखकर कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदा है एंड क्या आपको उसमें ऐसा लगा उस एडवर्टीज़मेंट में कि आपने डिसाइड करा कि हाँ आप उस प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि उस प्रोडक्ट की एफिशिएंसी क्या है, जो वो जिस फैक्ट्री का, जिस इंडस्ट्री का वो प्रोडक्ट है उसकी ग्रोथ कितनी है, क्वालिटी क्या है प्रोडक्ट की। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप डिसाइड करेंगे कि आप उसको परचेज़ करेंगे या परचेज़ नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ जेम्स वॉट्स स्टीम इंजन ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड द इंडस्ट्री। जेम्स वॉट स्टीम इंजन का क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडस्ट्री पे एंड ट्रांसपोर्टेशन पे। तो देखो इससे जो कोल का यूज़ है वो कम हुआ एंड दिस मेक स्टीम पावर मोर वाइबल, ठीक है। इट इनेबल्स फैक्ट्री अवे फ्रॉम द रिवर्स एंड फास्टर ट्रांसपोर्ट एंड लोअर द कोस्ट। और इस इंजन से, जेम्स वॉट स्टीम इंजन से जो मार्केट्स हैं वो बूस्ट हुई थी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज आर क्वेश्चन नंबर 21.
which says, do younger generations consume more or less goods and services compared to older generations? जो हम सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज पढ़ते हैं उसको देखते हुए आपको बताना है जस्टिफाई योर ओपिनियन विथ सस्टेनेबल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो देखो इसमें आप इस तरीके का आंसर लिख सकते हो, लाइक जो यंगर जनरेशन्स हैं, मीन्स जो जनरेशन्स आने वाली हैं वो हम लोगों से ज़्यादा कंज्यूम करेंगी गुड्स एंड सर्विसेज को या फिर कम कंज्यूम करेंगी। तो इट डिपेंड्स ऑन आवर जनरेशन कि वो किस तरीके से जो अभी के रिसोर्सेज हैं, जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उन्हें किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। अगर अभी हम उन्हें सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करेंगे तो यंगर जनरेशन उसका बेनिफिट उठा सकेंगी, वो यूज़ कर सकेंगी, तो वो मोर यूज़ कर सकती हैं। बट अगर हम उनका एक्सेसिव यूज़ करेंगे गुड्स का, ट्रांसपोर्ट्स का, सर्विसेज, गुड्स का, सर्विसेज का, सो ये लीड करेगा हमारी यंगर जनरेशन्स को जो कि वो लेस गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर सकें। दिस वाज आवर ओवरऑल readiness. I hope you understand each and every question. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you so much.